और अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मिड एग्ज़ाम के बाद का फर्स्ट लेक्चर, जिसे हम स्टार्ट ले रहे हैं वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसेस। आज हम क्या करेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है। जो मैंने लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ है मिड एग्ज़ाम से पहले, उसमें भी थोड़ी डिटेल की थी। आज उसी से मैं स्टार्ट लेकर आगे इंशाल्लाह हम जितना भी सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे लाजमी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट इज़ अ वेक्टर। मैनी आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स एज। हम ये जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है। असल में वेक्टर 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल भी होता है। यानी कि उसे 3 डायमेंशन, जैसे अगर एक्स वाई प्लेन में है तो वो 2D है, अगर वो एक्स वाई जी प्लेन में है तो वो 3D है, अगर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है अकेला, ठीक है, तो वो उसे हम 1 डायमेंशनल कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास वेक्टर की कुछ आपके एग्जांपल्स भी हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह। तो इसी तरह से अब हम करें एक ये वेक्टर स्पेस Rn को अगर सपोज़ मैं आपको डिफ़ाइन करके दूं, तो Rn से मुराद होता है कि अगर Rn जो है 1 है तो आपके पास वो 1 डायमेंशनल होगी, अगर n 2 है तो वो 2 डायमेंशनल हो गया, R2 यानी एक्स वाई प्लेन हो गया, अगर n 3 हो गया तो R3, तो ये क्या हो गया कि ये आपके एक्स वाई जी वाला स्पेस हो गई। ऐसे ही आपके पास 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफ़ाइन कुछ यूँ मैं ये जो भी आपको ये नोट्स वगैरह ये सब कुछ सामने जो लेक्चर दिखा रहा हूँ, इसको मैंने मुख्तसर आपको डिफ़ाइन करना होता है। आपने इसे अच्छी तरह से डीपली रीड करना है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी सामने वो आप लोगों ने मुझे फिर हम जूम मीटिंग में उसको डिस्कस करेंगे। जो सवाल आप लोग पूछ करेंगे वही इंशाल्लाह आपको आंसर दिया करेंगे। तो यहाँ पर वो कहता है n, अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो n टुपल्स। अब ये n टुपल्स क्या है? जैसे बेटा ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें सिर्फ 2 होते हैं, x और y। ऐसे ही आपके पास जब n टुपल्स की बात होगी तो वो एक ऐसी आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स होंगी कि जिसके अंदर n एलिमेंट्स होंगे। जैसे एक्स वाई जी है, अगर मैं एक्स वाई को मैं ये कहूँ कि ये A1 और A2 है, तो इसी अंदाज से n टुपल्स होगा तो A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। तो इसको हम n टुपल्स कहेंगे। जैसे 4 आ जाए तो 4 टुपल्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये n टुपल्स हैं। ठीक है, तो इसे हम ये कह सकते हैं इज कॉल्ड n स्पेस एंड इज़ डिनोटेड बाय Rn। n स्पेस का ये मतलब है कि अगर 2 हो गया तो ये R2 स्पेस बन जाएगी, अगर ये 3 हो गया तो R3 स्पेस हो जाएगी। तो ये है सारा कॉन्सेप्ट इसका। तो यहाँ पर आ रहा है, आगे वो एक्सप्लेन इसको कर रहा है। n1 है तो n ट्रिपल जो है वो कंसिस्ट ऑफ 1 रियल नंबर। और आप ये जानते हैं कि रियल नंबर अकेला x एक्सेस के ऊपर होता है, एक रियल लाइन के ऊपर होता है। और अगर R2 हो जाता, अगर n2 हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड टुपल्स हो गया। इसका मतलब कि 2 टुपल्स हो गए, तो 2 टुपल जो हैं वो ऑर्डर पेयर होता है। ऐसे ही अगर 3 हो जाता है तो ये n टुपल, ऐसे ही 3D स्पेस बन जाती है। तो ये जो पेज आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो ये Rn की डिफ़ाइन वो कर रहा है कि Rn क्या चीज़ है। Rn असल में एक ऐसी स्पेस है कि जिसके अंदर जो n टुपल्स होंगे वो उसके एलिमेंट जो होंगे वे A1 से लेके AN तक होंगे। अगर वही n2 हो गया तो A1 और A2 होगा, वही n जो है वो 3 हो गया तो A1, A2 एंड A3 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर एक अहम बात, ये जो आखिरी पैरा आप देख सकते हैं, इन द स्टडी ऑफ 3 स्पेस द सिंबल A1, A2, A3, ये जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रही है, इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। एक तो ये पॉइंट की शक्ल में होता है, तो उस वक्त हम इनको क्या कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं। एक x कोऑर्डिनेट है, एक y कोऑर्डिनेट है और एक z कोऑर्डिनेट है। और अगर यही आप इसको एज अ वेक्टर डील करें तो फिर A1 जो है वो उसका x कंपोनेंट होगा, A2 जो है उसका y कंपोनेंट होगा और A3 उसका z कंपोनेंट होगा। अगर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम अगर आपने एक्स वाई जी रखा है, अगर आपने x1, x2, x3 उसके रेफरेंस
प्लेन के वो जो 3 एक्सेस हैं उनका नाम x1 x2 x3 रखा है, तो फिर यही जो a1 जो होगा वो x1 के लॉन्ग होगा और a2 जो होगा वो x2 के लॉन्ग और a3 x3 के लॉन्ग। इसी को फॉलो करते हुए आप n टुपल बना सकते हैं, n डायमेंशनल वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये नीचे आपको इसकी जनरलाइज फॉर्म दिखा रही है कि 5 टुपल्स भी आ जाएं तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आप इसको ये कह सकते हैं आइदर एज अ पॉइंट और अ वेक्टर इन R5। लेकिन जिस वक्त पॉइंट बोलेंगे तो फिर ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जिस वक्त आप इसको वेक्टर बोलेंगे फिर ये कंपोनेंट्स होंगे। ओके, आगे आ गया ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है असल। तो हम क्या कर रहे हैं कि Rn, तो वो जो डेफिनेशन थी वो लास्ट टाइम जो है वो लास्ट लेक्चर जो हमारा मिड एग्ज़ाम से पहले उसमें हुआ था। अब हम इसी Rn को डिफ़ाइन करने लगे हैं कि 2 वेक्टर्स हम ले लेते हैं इसके अंदर से u और v। उसकी पहली प्रॉपर्टी जो थी वो क्या है भला, कि जब आप u और v ये जो वेक्टर्स आप ले रहे हैं ये आपस में इक्वल उसी वक्त होंगे जब उसका x कंपोनेंट x के इक्वल, y कंपोनेंट y के इक्वल और n कंपोनेंट जो है वो n कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। इसी अंदाज से दूसरी अगर आप ये देखिए तो सम u प्लस v जो है उसे डिफ़ाइन कैसे किया गया है कि इस रियल ये जो Rn के जो एलिमेंट्स होंगे इनको ऐड कैसे करना है। इनका x कंपोनेंट x में ऐड होगा, y कंपोनेंट y में होगा, z कंपोनेंट z में होगा। अगर और भी कंपोनेंट है तो हर जो कंपोनेंट है अपने कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। अब आगे इसकी आ गई है कि के बी एनी स्केलर, तो स्केलर अगर कोई भी है तो वो किसी भी वेक्टर के साथ ज़रब जिस वक्त होगा तो ये जो के यू हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर जाके हर एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये असल में इस आर एन के ऊपर जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिफ़ाइन हो रही है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो इधर ये 2 ऑपरेशन जो हैं एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है आर कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशंस ऑन आर एन। अब आर एन की बात हो रही है, यही R2 होगा तो आपके सिर्फ 2 वेक्टर्स होंगे और दोनों वेक्टर के अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो भी 2 ही होंगे अंदर। अगर R4 है तो 2 वेक्टर होंगे और उसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो 4 होंगे। तो हर कंपोनेंट अपने कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट में ऐड होगा और जो स्केलर होगा वो हर एक के साथ स्केलर जो है हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ओके, आगे आ गया 0 वेक्टर इन आर एन। जो 0 वेक्टर इन आर एन है उसको डिनोट किया जाता है O से। O जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 0 0 सब होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पेस के अंदर जो है वो 0 वेक्टर होता है, ज़रूर होता है वहाँ पर। उसके बाद आ गया नेगेटिव वेक्टर ऑफ आ गिवन वेक्टर, या जिसको एडिटिव इनवर्स भी आप कह सकते हैं। तो ये क्या है -u, तो हर एलिमेंट के साथ -u1 -u2 एंड सो ऑन। द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स क्या होता है, दोनों वेक्टर्स को आप u ऐड कर सकते हैं, v -u यानी v प्लस -u। ठीक हो गया। तो अब ये आगे आपके पास ये कुछ ये थ्योरम, असल में ये जो लास्ट टाइम ये जो आपको दिखाई गई है ये असल आर एन के अंदर जो ऑपरेशंस हैं और जो उसके अंदर एडिशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो आपको दिखाई गई है। और ये बात याद रखनी है कि आर एन जो है ये एक वेक्टर स्पेस होती है, क्योंकि इसके अंदर वो जो आपने 11 प्रॉपर्टी या कुछ बुक्स के अंदर वो 10 प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं वो इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाती हैं। इस वजह से ये एक वेक्टर स्पेस हो जाती है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, जो इसके स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं इसके। तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन के अलावा और ऑपरेशंस भी आ जाते हैं, ये भी आपने याद रखनी है बात। तो आगे ये कुछ और भी वही जो आपके पास वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं को वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि u और v और w आपके पास उसके n डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। ठीक है, इनके n कंपोनेंट्स हैं और k और l जो हैं वो इसके स्केलर्स हैं। तो u प्लस v प्लस u, दिस इज़ कॉम्यूटेटिव लॉ, होल्ड होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ है, ये होल्ड होना चाहिए। उसके बाद एडिटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ है, सॉरी, u प्लस o प्लस u
तो u दोबारा आपके पास वेक्टर हासिल हो जाए। इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स जो है वो भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी दो एडिटिव इन्वर्स जो एलिमेंट्स होंगे आपस में ऐड होंगे तो आंसर आपके पास ओ आएगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसके बाद आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो कि के और एल जो हैं, एल यू आपके पास एक वेक्टर था तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है एल यू के साथ, और एल यू के साथ एक नया वेक्टर हासिल हो जाएगा। उस वेक्टर के साथ अगेन आपका एक स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यू आपके पास के एल जो है वो बाहर आ जाएगा और यू जो है वो ये के एल इकट्ठे हो जाएंगे स्केलर्स, और यू आपके पास आउटसाइड दिखाई दे रहा है। उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि यू प्लस वी अंदर दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं और बाहर से के जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना रहा है। तो ये आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये ऑफ स्केलर ओवर द वेक्टर्स ये हो रहा है। जबकि 7 जो है ये वाला भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। ऊपर वाला जो है वो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था, लेकिन जो लेफ़्ट होता है, ये बात आपने याद रखनी है, जो लेफ़्ट होगा वो स्केलर के साथ होगा, जो राइट होगा वो वेक्टर्स के साथ होगा, वेक्टर के साथ, ठीक है। और 8वीं जो है वो है इसकी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 इंटू यू इज़ इक्वल टू यू ही आ जाता है, ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये जनरलाइज्ड वेक्टर स्पेसेस आपके पास आ रही हैं, इसे आप लोगों ने रीडिंग इसकी अब लेनी है बेटा। डेफिनेशन अगेन आ रही है, अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ, कोई भी आपके पास फील्ड है। फील्ड क्या होती है? जिसके अंदर, सुनना गौर से, कि जिसके अंदर 11 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाएं वो फील्ड बन जाता है। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी? मैं 5 प्रॉपर्टी को रिवाइज़ करूँगा। सबसे पहले आती है कोलेयर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये 2 दफ़ा होगी, एक दफ़ा मैं एक करता हूँ, चले। कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और द लास्ट वन इज़ कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये 5 हो गई। यही 5 आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख लो तो 5 और 5 कितनी होगी? 10। और 11th जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो अभी आप यहाँ पे ऊपर देख रहे थे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, अगर उसके, ये सिर्फ नंबर, ये एक रियल लाइन होती है, ये एक रियल नंबर के सेट को हम फील्ड बोलते हैं असल में। उसके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं सिवाय ज़ीरो को निकाल कर। ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स नहीं होता, इस वजह से ज़ीरो का इन्वर्स नहीं होगा, वो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका होता नहीं है। इस वजह से वो उसे निकाल कर बाकी आर के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब को इकट्ठा करके एक सेट रख लो, तो उसको हम, उसके अंदर ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं और वो जो सेट है वो फील्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये फील्ड वो है, ये एफ़ जो है वो फील्ड उसे उस सेट को ले रहा है। अंडरस्टूड होता है कि एफ़ जो है यहाँ पर रियल नंबर्स का सेट है। तो वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F is a non-empty set on which 2 operations defined, addition and scalar multiplication, ठीक है। तो एडिशन असल में एक रूल है कहता, जो कि अभी आप लोगों ने कहा कि 2 वेक्टर आपस में ऐड होंगे। अब ये जो वेक्टर है कौन से, ये डिपेंड करता है आपकी वेक्टर स्पेस पर, कि आपकी वेक्टर स्पेस R1 है, R2 है, R3 है। यही नहीं कि R1, R2, R3 होती हैं। मैं इंशाल्लाह एग्जांपल भी दूंगा आपको ये इसी रिटर्न फॉर्म में कि कौन कौन सी स्पेस हैं। आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में भी स्पेसेस हैं। आपके पास ऐसे सेट हैं कि जो उसके अंदर मैट्रिक्स होते हैं वो भी स्पेस बन जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ऐसे वेक्टर्स होते हैं कि उनके अंदर एक ऑपरेशन डिफाइन हो जाता है, तो वो ऐसे सेट हो जाते हैं कि जिसके अंदर ऑपरेशंस के मुताबिक एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो ये हमेशा R1, R2, R3 नहीं होती। तो ये वेक्टर, इसीलिए वेक्टर स्पेस के लिए V का जो टर्म है वो यूज़ की गई है। तो आए हम ये देखते हैं, वो कहता है कि U प्लस V जो है वो एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसके अंदर होल्ड होनी चाहिए, इस सेट के अंदर, जो जिसका नाम हम V कह रहे हैं।
और वो वेक्टर स्पेस हो जाती है अगर उसके अंदर ये जो आप सामने देख सकते हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाए। और ये बड़ी ही बेहतरीन अंदाज से ये डेफिनेशन लिखी गई है कि यू वी बिलोंग टू वी, तो यू प्लस वी भी वी को हो, यानी ये जो आपके पास सामने 10 प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए आप किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस साबित कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब u और v से लिए, उनका जो एडिशन है वो भी v के अंदर हो। आपने u v के अंदर से लिया और k जो है वो फील्ड से लेना है। फील्ड एक स्केलर होती है, ये एक स्केलर नंबर होता है ये। और जब के v के एलिमेंट जो हैं वो आपको पहले भी लेक्चर में बताएगा कि v के एलिमेंट वेक्टर्स होते हैं और फील्ड के एलिमेंट स्केलर्स होते हैं। ठीक है, तो जब स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो एक वेक्टर हासिल होना चाहिए और वो वेक्टर v के अंदर हो, यानी इसका ये मतलब है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है विद द वेक्टर वो क्लोज होनी चाहिए। इसको कहते हैं क्लोज, कि जब आपने ऑपरेट भी करवा दिया आंसर अगेन v के अंदर आ गया। ठीक है, ऊपर जो है u v जो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि u और v से लिए एडिशन v के अंदर दोबारा आ गया, हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये क्लोज हो गया है एडिशन के लिहाज से। ऐसे ही ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जिसको ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं। इसका यहाँ से ये बात साबित हो रही है कि हर वेक्टर स्पेस के अंदर ज़ीरो वेक्टर होना ज़रूरी है, होना चाहिए। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, और ये बात भी आपने याद रखनी है कि ज़ीरो वेक्टर लाजमी नहीं कि उसके एलिमेंट्स 0 0 हों। उसके एलिमेंट्स 0 0 हों, नहीं, ये डिपेंड करता है ऑपरेशन के लिहाज से कि आपने कौन सा ऑपरेशन लगाना, स्टैंडर्ड ऑपरेशन लगाया हुआ है या आपने कोई और ऑपरेशन लगाना है, जो वो हमसे कह देगा वही ऑपरेशन लगाना है। तो ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज होता रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेशन के लिहाज से आपके पास जो एक दफ़ा उस वेक्टर स्पेस के अंदर आइडेंटिटी या ज़ीरो वेक्टर आ गया वही रहेगा, चेंज नहीं होगा वो। ठीक है, हाँ, अगर आप ऑपरेशन चेंज कर देंगे तो फिर आपका ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट या जिसको हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं वो चेंज हो सकता है। यानी वो लाजमी नहीं कि उसके एलिमेंट्स 0 0 0 हों, वो 1 0 भी हो सकता है। ये इंशाल्लाह ये डिस्कस होगा। उसके बाद आ गया आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी वेक्टर, वो शुड बी इन वी, कि किसी भी कोई भी वेक्टर ले लिया जाए उसका एडिटिव इनवर्स उस वी के अंदर होना चाहिए। ऐसे ही आपके पास ये मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एसोसिएटिव लॉ है, ये जो 7 आया है, लेकिन इसके अंदर स्केलर और वेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और 8 जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर ओवर वेक्टर्स है, और जबकि 9 जो है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर ओवर स्केलर्स है। और ये 10वां जो है वो बेटा 1 u = u, यानी इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसका ये मतलब है कि उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर 2 आइडेंटिटीज़ हैं, एक एडिशन के लिहाज से वो है ज़ीरो वेक्टर, और एक है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि है 1 एलिमेंट। ठीक हो गया। आगे रिमार्क्स हैं बेटा, द एलिमेंट्स ऑफ द अंडरलाइंग फील्ड एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। वो कहता है जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो स्केलर्स होते हैं, और एंड द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस आर द वेक्टर्स। तो ये बात याद रखनी है कि ये जो फील्ड है F = R, अक्सर वो कहता है कि F वो खुद दे देगा, अगर वो नहीं देता तो इट इज़ अंडरस्टूड, या तो ये R होगी या ये C होगी। अगर R होगी तो ये अंडरस्टूड है, अगर C होगी तो वो खुद आपको कह देगा कि यहाँ पर फील्ड में C ले रहा हूँ। C से मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। अब आगे हैं बेटा एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर स्पेसेस। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास, और भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स, और इधर जो फ़िलहाल ये एक सीक्वेंस के साथ आ रही है आपने इनको देखना है। तो आपके पास पहली एग्जांपल जो है वो है सेट ऑफ ऑल n टुपल्स विद एंट्रीज इन द फील्ड F डिनोटेड बाय Fn। ठीक है, स्पेशली नोट Rn एंड Cn।
इससे क्या मुराद है? वो कहता है कि ये जो आर एन जो है ये आपके पास एन टुपल्स, यानी फ़ौरन आपके जहन में आ जाए आर एन, अगर समझ ना आए तो आर टू को जहन में ले आओ कि उसका हर एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। तो इधर जो इसका हर एलिमेंट जो है वो एन टुपल्स की फॉर्म में है, उसके हर एलिमेंट के अंदर एन एलिमेंट्स होते हैं। जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी डायमेंशन को शो कर रहे होते हैं कि ये कितनी डायमेंशनल वेक्टर होगा। ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, यानी इसके 2 कंपोनेंट हैं, इसके 3 कंपोनेंट हैं, इसके 5 हैं, 7 हैं, कितने हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि इसका फील्ड जो है कि विद एंट्रीज इन द फील्ड एफ, और ये इसकी जो एंट्रीज होती हैं वो फील्ड एफ से ली जाएंगी। और इसके बाद आ गया आपके पास 2 सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम द फील्ड एफ। अब ये आपको पता है कि मैट्रिक्स होते हैं, उसके अंदर जो एंट्रीज होंगी ना वो आपकी फील्ड एफ से ली जाएंगी। फील्ड एफ से मुराद है रियल नंबर से ली जा सकती हैं, फील्ड एफ से मुराद है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ली जा सकती हैं। तो ये वो खुद मेंशन करेगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको साबित करना हो कि ये भाई ये कैसे है, तो आपने क्या करना है, ऊपर जो आपको 10 प्रॉपर्टी बताई गई हैं आपने इसके ऊपर वेरीफाई करना है, ठीक है, कि क्या वो सारी वेरीफाई हो गई हैं। तो वेरीफाई होगी तो लिहाजा ये एक वेक्टर स्पेस बन जाएगी। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस, ये आपकी जो किताब है जहाँ से हमारा ये यूनिट स्टार्ट हो रहा है वेक्टर स्पेस, आप उसका फर्स्ट पेज को छोड़कर सेकंड पेज पे जिस वक्त आएंगे तो आपको उधर ये तमाम एग्जांपल्स दिखाई देंगी, आपने वहाँ से इसकी रीडिंग ज़रूर लेनी है। सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द रियल लाइन -∞ to +∞, ये वही आ गया डिफाइंड ऑन। डिफाइंड ऑन का मतलब यही होता है कि इसके अंदर जो इनपुट है वो सारी रियल लाइन में से ली जाएगी, यानी वह इसकी फील्ड जो है वो पूरी रियल लाइन है। द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद कोफिशिएंट्स फ्रॉम द फील्ड एफ, तो इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो फील्ड एफ से हों, तो इसे कैसे डिनोट किया जाता है? पी ऑफ एफ। इसका मतलब होता है कि पॉलिनोमियल्स की स्पेस जिसके लिए फील्ड जो है, जिसके लिए जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स में से लिए गए हैं। ये आगे एक एग्जांपल आ गई कि ये काउंटर एग्जांपल एक आपको सामने दी गई है कि ये देखें, ये मैं एक VR2 से ले रहा हूँ, R2, हालांकि उसने पीछे कहा है Rn जो है ये सारी ये वेक्टर स्पेस है Rn जो है, लेकिन R2 हालांकि n जब 2 हो जाए तो भी वेक्टर स्पेस होता है, लेकिन विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन। अब वो ऑपरेशन यहाँ पर चेंज करने लगा है, देखना कि कैसे चेंज होता है कि V = R2, ये उसने एक वेक्टर स्पेस ले ली, सॉरी एक सेट ले लिया, और उसका डिफाइन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूँ है कि U और V उसमें से जिस वक्त आप लेंगे उसके उनकी एडिशन, उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स है वो आपस में ऐड होंगे। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूँ है कि जब किसी भी वेक्टर के साथ U देखिए ऊपर क्या है, U1 U2 है, लेकिन स्केलर जिस वक्त इसके साथ मल्टीप्लाई होता है ना तो आंसर क्या आ जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ K मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जिस वक्त वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आ जाता है, आंसर 0 आ जाता है। तो ये इससे इस ऑपरेशन के लिहाज से हम इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को जिस वक्त ये देखेंगे तो इसके अंदर जाकर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो सेटिस्फाई नहीं होंगी। एक भी अनसेटिस्फाई हो जाए, डिससेटिस्फाई हो जाए तो वो वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगी। लिहाजा ये जो है ये वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन के लिहाज से उसका एक ऑपरेशन है जो सेटिस्फाई नहीं होता। तो वो इंशाल्लाह आपको ये शायद आपकी किताब में भी है, तो वहाँ से हम इसको देख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गई है जी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेक्टर्स। हमारे पास ये उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी वेक्टर स्पेस में से 3 वेक्टर्स ले लेते हैं तो 2 वेक्टर u + w = v + w, यानी एक सेम वेक्टर है दोनों साइड पर ऐड हो रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाए तो u = v होता है, ठीक हो गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद द ज़ीरो वेक्टर एंड द एडिटिव इनवर्स वेक्टर फॉर ईच वेक्टर आर यूनिक। ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि ज़ीरो वेक्टर और एडिटिव इनवर्स
पूरी वेक्टर स्पेस के अंदर हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही होगा। u का है तो उसका अपना होगा, v है तो उसका अपना होगा। ठीक हो गया, एडिटिव इन्वर्स जो होता है। तो ज़ीरो वेक्टर फॉर ईच वेक्टर, उसे कहा फॉर ईच वेक्टर, हर वेक्टर के लिए अलग अलग होगा। ये बेटा आगे आ रहा है, एक ये थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साबित करने के लिए भी आते हैं ये। तो ये साबित आपकी किताब के ऊपर भी हुए हैं। तो ज़ीरो u इधर भी मैं आपको दिखा दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा। तो ज़ीरो u इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बोल्ड फेस में लिखा हुआ है। तो बोल्ड फेस में लिखने का ये मतलब होता है कि ये एक वेक्टर है, और जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो वो एक स्केलर है। तो स्केलर ज़ीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर हासिल होगा। ऐसे ही के ज़ीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़ीरो आ रहा है, और वो भी ओ, वो भी वेक्टर है। और माइनस के यू, वो माइनस बाहर हो गया के यू, और के जो है वह ये आपकी वो प्रॉपर्टी है स्केलर की फॉर्म में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और के यू जो है वो के स्केलर है, यू जो है वो कहता है ज़ीरो आ रहा है। तो ये पॉसिबल उसी वक्त है, या तो के ज़ीरो हो जाए, या ज़ीरो जो है वो या यू जो है वो ज़ीरो वेक्टर हो जाए, ज़ीरो वेक्टर हो जाए। ठीक हो गया। आज का लेक्चर जो है वो इधर तक ही होगा। आगे ये आपको क्विज़ जो है ये इंशाल्लाह उधर मैं अपलोड करूँगा LMS पर, उधर आपने इसका आंसर जो है फ़ौरन इसके ट्रू फॉल जो है वो आपने देने होंगे। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर इधर पे ही मैं इख्तिताम करता हूँ।